क्यों? तो लिखा लिखा है ऐसे उससे नहीं पढ़ सकते। चलो भाई क्लास में आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हमारी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की आखिरी क्लास है। भाई चुप हो जाओ, क्लास में आ जाओ। आज की क्लास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की आखिरी क्लास, ठीक है। तो हम लोगों ने काफी दिन हो गए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट चलते हुए भी, 8-9-10 लेक्चर तो हो ही गए होंगे, 8-9। हाँ जी, अभी सब क्लास में बेटे, पीछे वालों हो गई, स्टार्ट हो गई क्लास, चालू करते। तो टॉपिक है हमारा अनपेड सेलर। और एक भाई की प्रॉब्लम ये है कि सर आप क्लासेस लंबी खींच रहे हो। एक भाई ने पीछे बोला हुआ है। तो समस्या क्या है, जल्दी करवाने में है या लेट करवाने में? बेटे बीच में क्यों बोल रहा है? वो झगड़ा नहीं होता सास बहू का, उसमें दो लोग जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं। अनपेड सेलर हमारा चल रहा है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में टोटल कितने यूनिट है? और अनपेड सेलर हम लोगों ने शुरू किया पिछली क्लास में, अनपेड सेलर एंड ऑक्शन सेल, ठीक है। अब बिल्कुल क्लास के अंदर रहेंगे। अनपेड सेलर एंड ऑक्शन सेल ये दो अलग टॉपिक यूनिट नंबर 4 के हैं। अनपेड सेलर हमने पिछली क्लास में शुरू किया था, कोई बहुत ज्यादा टाइम हमने नहीं पढ़ा था। तो क्या बताया था अनपेड सेलर का मतलब? सर एक वो पर्सन जो कि सेलर है और उसने अपना गुड्स बेच दिया बायर को, बायर ने या तो पेमेंट नहीं करी या बायर ने कंडीशनल पेमेंट करी है। और जो कंडीशनल पेमेंट है, समझेगा नहीं तू, और जो कंडीशनल पेमेंट है वो चेक दिया या बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, वो क्या हो गया? बाउंस हो गया। अनपेड सेलर को उसकी पेमेंट नहीं मिली, सिंपली बायर की तरफ से कोई फॉल्ट था, यही पढ़ा था। तो मान लो मैं एक पर्सन हूं अनपेड सेलर, मैंने आपको गुड्स दिया, आपको ओनरशिप भी मिल गई और आप मेरे को मेरी पेमेंट नहीं कर रहे। तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का हर जगह पर सेलर को बोला है कि सेलर भाई तू ही लाइबल, तू ही लाइबल, तू ही लाइबल। भाई कभी बायर भी तो लाइबल हो सकता है। अब मान लो सेलर अपनी जगह पर ठीक है, गुड्स ओके है, गुड्स में कोई दिक्कत नहीं है, उसने ओनरशिप भी दे दी, सेलर की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है, और बायर जो है वो पेमेंट नहीं कर रहा। तो फिर अब यहां पर एक चैप्टर छोटा सा बनाया सेलर के फेवर में भी, जिसमें उस सेलर जिसको पेमेंट नहीं मिली का को नाम दिया क्या? अनपेड सेलर, ठीक है जी। तो अनपेड सेलर में वो पर्सन जो अनपेड सेलर होता है उसके पास दो अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार अगेंस्ट द गुड्स और दूसरा अधिकार अगेंस्ट बायर। पहला अधिकार अगेंस्ट द गुड्स में 3 अधिकार होते हैं। सबसे पहला राइट ऑफ लियन। अभी मैं यहां सपोज करके चल रहा हूं गुड्स किसकी कस्टडी में है? सेलर की कस्टडी में, अनपेड सेलर की। तो पहला है राइट ऑफ लियन। लियन मतलब गुड्स को अपने पास रिटेन कर लेना। और फिर द राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट।
इसका मतलब गुड्स को अपने पास रीगेन कर लेना। अब रीगेन कैसे करते हैं भाई साहब? स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट तभी हो सकता है जब बायर कौन हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, और सेलर को पता लग गया। और किसी सिचुएशन में स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और तीसरा राइट था राइट ऑफ रीसेल। तो अनपेड सेलर गुड्स को रीसेल कर सकता है, लेकिन यस सर, ठीक है जी, डन है। पेरिशेबल नेचर के गुड्स में नोटिस देने की आवश्यकता, बिना पेरिशेबल में नोटिस दे देंगे। यहां भी ओके। चलो जी आगे बढ़ गए। फिर राइट अगेंस्ट द बायर क्या है? तो अनपेड सेलर बायर के खिलाफ क्या क्या केस कर सकता है, मतलब क्या क्या अधिकार का यूज कर सकता है? पहले तो वो बायर से प्राइस ले लेगा, फिर प्राइस के बाद इंटरेस्ट लेगा, और इंटरेस्ट के साथ में डैमेज लेगा। इसको पूरा बोलते हैं PID। P फॉर प्राइस, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डैमेज। ये अनपेड सेलर के अधिकार थे। बुक से नहीं, गुड्स चाहे सेलर के पास भी हो बायर के पास भी हो, वैसे ज्यादातर टाइम गुड्स बायर पे पहुंच चुका होता है, ओनरशिप भी बायर पे ही है, तो अब गुड्स छीना झपटी तो करेंगे नहीं। तो अब क्या करेंगे, उससे गुड्स हम नहीं ले सकते, तो हम उससे पैसे तो लेंगे, फिर इंटरेस्ट लेंगे, एंड देन डैमेज लेंगे। डन मेरे भाई। तो PID की यहाँ पर बात हो रही है। तो अब एक काम हम लोगों को करना है, बुक से थोड़ा सा बचा हुआ था वो भी कंप्लीट करते हैं, फिर ऑक्शन सेल बताऊंगा मस्त, एंड देन खत्म करेंगे। रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। बायर के पास सेलर के खिलाफ क्या क्या रेमेडीज होती है? आपको पता है ये टॉपिक ना हमने पीछे कई जगहों पर पढ़ा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इस टॉपिक को पहले अनपेड सेलर का मेन हो गया पूरा जो मैंने बताया, नोट्स में भी दिखाया था, एक बार और दिखा देता हूं, तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो, भूल जाओगे। अनपेड सेलर में मैंने क्या बताया था कि अनपेड सेलर की मीनिंग है, इट मीन्स द सेलर टू हुम द प्राइस फॉर विच ही इज एंटाइटल इज, और टू हुम कंडीशनल पेमेंट थ्रू बिल चेक विच हैज बाउंस, और simply there is some fault on the part of buyer. And rights of unpaid seller can be grouped in following two parts: right against the goods and right against the, right against the goods में assume करना है goods किसकी कस्टडी में है, right of lien मतलब right to retain, right to retain, और right of stoppage in transit मतलब right to regain, और फिर था हमारा right to resale। रीसेल कब करते हैं? जब गुड्स कौन से नेचर का हो, अरे कोई भी नेचर का हो, बस पेरिशेबल नेचर में नोटिस। बायर के खिलाफ क्या क्या अधिकार है बेटे? सूट नहीं बोलते, स्यूट बोलते हैं, सूट फॉर प्राइस, एंड स्यूट फॉर इंटरेस्ट, एंड स्यूट फॉर, तू बेटे खड़ा हो जाओ, हो जाओ खड़ा, मान जा मेरी बात, बहुत दिन हो गए, कह रहा हूं ना कुछ, या मैं जाऊं? हो जा फिर, कितनी बार सॉरी सुनूं? तो अच्छा लगेगा यार, कुछ बोल देंगे। गंदी तरीके से मतलब क्या ही बताऊं मैं तुझे, जा बाहर जा। कितनी बार सॉरी सुनूं? 100 बार सुन चुका हूं तेरे से सॉरी। हर क्लास को डिस्टर्ब करता है, बीच में 5-6 दिन ठीक भी हुआ, उसके बाद फिर हो गया। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है तेरे मोबाइल फोन में जो इस क्लास के दौरान तुझे बात करनी? इसको पता है, मैं देख रहा हूं बार बार, 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, इतनी तो शर्म कर कि पता लग गया है, देख रहा है फिर भी हटा दूं।
इतना ज्ञान देने का मतलब, इस बेशर्मी की सारी हदें पार कर रखी है। 2-3 बच्चे इस क्लास के अंदर ऐसे बैठे हुए, जीवन का पता नहीं कहां से कहां तुम लोग पहुंचोगे, लेकिन यहां तो तुम लोग बिल्कुल रेड मार रखी तुम लोगों ने। खत्म ही, शर्म ही नहीं है किसी प्रकार की। जब आप किसी की बात की इज्जत ही नहीं करते हो तो फिर आपको सुनाने का फायदा क्या? तुम लोग घर में भी ऐसे ही रहते होगे, आई थिंक सो। आइंदा से फोन चलना नहीं चाहिए, जितनी भी क्लास हो जाए साइलेंट करके रखेगा। फोन भी तोड़ूंगा, तुझे बाहर भेज दूंगा। अच्छा नहीं लगता हाथ उठाना किसी पे या कुछ बोलना, तुम लोग बड़े हो चुके हो। प्राइस के बाद दूसरी चीज क्या है? तीसरी चीज डैमेज। ठीक है, पीआईडी हमारा हो गया, राइट अगेंस्ट द गुड्स ओके, राइट अगेंस्ट द बायर ओके। तो ये मेरे को समझ में आ गया। अनपेड सेलर हमने आईसीआई के मटेरियल से पढ़ा, और ओवरऑल सेम है, बस इन्होंने स्टॉपेज इन ट्रांजिट पे बहुत अच्छा फोकस किया था, जो हम लोगों ने भी देख लिया। अब वापस मैं आ रहा हूं, एक वो चीज जो हम लोगों ने ना नॉर्मल क्लासेस में पढ़ी हुई है, अभी याद आ जाएगी। क्या आप लोगों ने मुझसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है? तो एक काम करते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कुछ बातों को ना एक बार याद करते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि कोई एक पार्टी जब कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती है, ब्रीच मतलब तोड़ना, इट मींस वादा कर कर मुकर गए। अच्छा, मोहब्बत का वादा नहीं किया था, यहां वादा कौन सा किया था सर? इकोनॉमिकल वादा किया था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर वादा किया था। तो जब आप किसी से कोई एग्रीमेंट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो गए, एंटर हो गए, तो अब दोनों पार्टी की जिम्मेदारी बन जाती है, दोनों अपनी परफॉर्मेंस जो है वो करेंगे, वो ऑब्लिगेशन में है। जैसे आपको कभी, यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन कॉलेजेस कभी जाओ, किसी स्कूल में जाओ या किसी अच्छी जगह पे जाओगे, तो वहां पर ना साफ साफ बोला जाता है कि जब भी आप किसी मीटिंग में, क्लास में या कहीं पर भी एंटर होते हो तो मोबाइल फोन बंद रखें। तो आप एग्री करते हो या नहीं उस बात पे? और मान लो आप वहां फोन चला रहे हो, बहुत बड़ी वाली जगह है, मान लो आप कोई मिनिस्टर आया हुआ है, उसकी स्पीच है, और वहां आप लगे पड़ो इस फोन को लेके, क्या होगा? क्या लगता है वहां वार्निंग दी जाती होगी? वहां वार्निंग नहीं दी जाती। तो फिर अगर आप फिर भी यूज कर रहे हो तो ब्रीच कर रहे हो अपनी बातों का या नहीं? तो बस ये बताना था दोबारा से, ठीक है। अब वापस गुड्स पे आते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी एक बंदा दूसरे बंदे को वादा करता है, वादा नहीं तोड़ता, वादा तोड़ देता है, तो जिसने वादा तोड़ा वो डिफेंडेंट, और जिसके अगेंस्ट में वादा तोड़ा, यानी कि जो शरीफ या सही बंदा है, उसको क्या बोलते हैं? तो एग्रीव्ड पे डिफेंडेंट के खिलाफ क्या क्या अधिकार होते हैं? कैंसल कॉन्ट्रैक्ट, डैमेज, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और स्टे ऑर्डर ले लेना, यानी कि सूट फॉर इंजंक्शन या क्वांटम मेरिएट। ठीक था, यही था ना? अब यहां पर एक टॉपिक है, रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। बायर के पास सेलर के खिलाफ क्या रेमेडी है? मतलब कि पक्का यहां पर सेलर का मिस्टेक हो रहा है, सेलर कुछ कर रहा है। क्या लिखा है? रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट। तो फिर यहां पर कमी किस बंदे की होगी? यहां पर होगी कमी सेलर की। तो अब सेलर के खिलाफ बायर क्या क्या कर सकता है, अब ये भी देखते हैं यहां पर। तो असल में क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया किसने? सेलर ने। भाई ये कहां चला गया, ये क्या हुआ? अच्छा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर में वेयर ही फेल्स टू डिलीवर द गुड्स एट द टाइम और इन मैनर प्रिस्क्राइब, जब सेलर समय पर गुड्स को डिलीवर नहीं कर पाता, या सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दिया, रेपुडिएट मतलब कैंसल, या सेलर ने ऐसा गुड्स दे दिया जो एक्चुअली में बायर ने मांगा ही नहीं था। अभी देखा था 1-2 दिन पहले जोमेटो पे किसी ने
वेजिटेरियन फूड ऑर्डर किया था और उसके बाद टंगड़ी कबाब आ गए, नल्ली नहरी, ठीक है। तो हाँ, ये न्यूज में आया है बकायदा, तभी मुझे पता है। जोमेटो या स्विगी में से किसी एक जगह था, याद नहीं है दोनों में कहा था। तो भाई वो बायर पिनक गया, वो भाई वेजिटेरियन बंदा, उसके हम नल्ली कबाब दे रहे हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ, जो खाता है उसको दो, लेकिन जिसने ऑर्डर किया है वेजिटेरियन, या मान लो जिसने नॉन वेजिटेरियन ऑर्डर किया है, उसको तुम गोभी के कोफ्ते दे दो, उसको भी अच्छा ही लगेगा, है ना। सिंपल है कि मैंने जो गुड्स आपसे मांगा है, आपने मुझे वो वाला गुड्स, तो अब मेरे पास तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो इफ द सेलर कमिट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द बायर गेट द फॉलोइंग राइट्स अगेंस्ट द, बायर पे बहुत सारे राइट्स होते हैं। बायर बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए, नाराज हो गया तो दिक्कत में आ जाएगी इस देश की इकोनॉमी। तो उन्होंने बोला कि ये राइट्स है। एक तो डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, डिलीवरी नहीं हुई उसके पास, उसके लिए वो क्या ले लेगा। या कभी कभी बायर बोलेगा भाई मुझे तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही चाहिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, समझ गए। यहाँ ये डैमेज नहीं ले रहा ओनली, यहाँ कह रहा है भाई मेरे को तो नल्ली कबाब ही चाहिए। आया समझ में। स्यूट फॉर ब्रीच ऑफ, क्योंकि सर पोजीशन क्या हुई है, डिस्टर्ब नहीं हुई, पोजीशन नहीं आई, वारंटी का पहला पॉइंट नहीं आया। स्यूट फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच, एंटीसिपेटरी मतलब समय से पहले। स्यूट फॉर, अबे देख, जब तू मेरे से इंटरेस्ट ले रहा है, सेलर को ये बात बायर बोल रहा है, तो फिर मैं अपने समय पर तुझसे इंटरेस्ट क्यों ना लूं। तो दूसरा है स्यूट फॉर, तो चलो जी पढ़ लेते हैं। डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, वेयर द सेलर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, द बायर मे sue द सेलर फॉर डैमेज फॉर, एग्जाम्पल है अ शू मैन्युफैक्चरर, अच्छा ये सिंपल सा है, आप पढ़ोगे। दूसरा है स्यूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बहुत ध्यान से सुन लो, यूनिट 5 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इस पर मैंने आपको एक पूरा एग्जाम्पल दिया था, करोल बाग वाला, याद है नहीं है तो मत करो याद, ठीक है। वेयर द सेलर कमिट्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द बायर कैन अपील टू द कोर्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बायर कह रहा है भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे यही परफॉर्मेंस चाहिए। द कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ओनली व्हेन द गुड्स आर, अच्छा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उन्हीं गुड्स के लिए हो सकती है ना जो एसर्टेन हो, और जो अनएसर्टेन हो उनके लिए कैसे हो जाएगी। ये पता ही नहीं बायर को खरीदना क्या, लेना क्या था। तो द रेमेडी इज अलाउड बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, पहली बात गुड्स क्या होना चाहिए, पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एक कानून है इसी का, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, उस कानून को कहते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो कोर्ट कोई भी ऑर्डर देगा ना, उस एक्ट के बियॉन्ड जाके नहीं देगा, उस एक्ट के अंदर अंदर जो लिखा हो वो देगा। इट एम्पावर द कोर्ट टू ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वेयर डैमेज वुड नॉट बी एन एडिकेट, अरे मेरे पास पैसे की कमी खुद नहीं है और तू मुझे कह रहा है पैसा ले लेना। कल की बात बताता हूँ, कल या परसों सुबह की बात बताता हूँ, हाँ परसों सुबह मेरे पास एक कॉल आया। तो मैं टेम्पल जाता हूँ, स्कॉन टेम्पल, आप लोग जानते होंगे। किसी का कॉल आता है, वो मुझे ये कहता है कि किसी ने नंबर वंबर दिया होगा, मुझे ये कहता है कि भाई साहब मेरे को ना, वो भारत में एक रिवाज है, लड़का और लड़की जब फर्स्ट टाइम दिखाते हैं तो वो किसी टेम्पल में कहीं दिखाते हैं, पता है आप लोगों को, दो की शादी हो रही होती है, कई जगहों पर रिवाज है। वो शादी से पहले जब फर्स्ट टाइम मीटिंग होती है,
तो वो मंदिर मंदिर में दिखाते हैं, उन्हें लड़के पे आज भी भरोसा नहीं है, ठीक है। तो उसका फोन फोन आया कि भाई साहब वो ना कोई किसी को दिखाना है, एक लड़का है एक लड़की आ रही है, एक दूसरे से वो मुलाकात करेंगे, शादी की तैयारी करेंगे, फिक्स करेंगे जो भी है, तो आपके मंदिर में मिल सकते हैं क्या? मैं कहा पहली बात तो मेरा मंदिर नहीं है वो, ठीक है। मैं खुद वहां दर्शन करने जाता हूँ। कह रहे नहीं आप वहां जाते रहते हो तो वहां कोई ऐसी जगह है जहां पर दोनों मिल सके, बैठ के बात कर सके। मैं कहा मंदिर बहुत बड़ा, कहीं भी बैठ जाना, है ना। तो कह रहे नहीं थोड़ा सा अकेले में कोई ऐसी जगह मिल सकती है। कह रहे ये पूरा परिवार होगा बकायदा, आप गलत ना समझे, ठीक है। तो मैंने कहा एक काम करो, वहां एक रेस्टोरेंट भी है गोविंद दास नाम से, वहां बैठ जाना, कुछ ऑर्डर कर देना, आप अपनी बातें कर लेंगे। कह रहे नहीं थोड़ी सी और प्राइवेसी चाहिए। अब मुझसे कह रहा है कि मैं आपको पैसे, जो भी आप पैसे बोलो वो पैसे वहां पर हम दे देंगे। मैंने कहा होटल है क्या वो, ऐसे ही बोला मैंने। मैं कहा कितनी प्राइवेसी चाहिए बे, अपने घर पे बुला उसको। अब पहली बार मैं उसको जानता नहीं। अच्छा एक बार बताऊं, अगर वो मेरे से रिक्वेस्ट करता कि सर वो थोड़ी फैमिली आएंगी तो रेस्टोरेंट में क्या पता बात ना हो पाए, तो आप किसी कोई स्पेस अरेंज करा दो, मैं 1 सेकंड में करवा देता। अब जहां उसने एक लाइन बोली कि जो पैसा लगेगा वो, भाई मेरा मूड खराब हो गया। मतलब आपने हर जगह हर चीज बिकाऊ समझ रखी है, ऐसा कई लोग ऐसा होते हैं। तो मैंने मुंह पे 4 बेइज्जती मारी बढ़िया वाली, और फिर फोन काटा, नंबर डिलीट नहीं किया क्योंकि सेव नहीं था, ठीक है। मैं क्यों मारू ब्लॉग, मेरे को क्या प्रॉब्लम, वो मुझे कभी करेगा भी नहीं अब फोन। तो हर जगह ना हर काम पैसे से नहीं होता, हर जगह पैसा एक रेमेडी नहीं होता। अब मान ले सेलर ने बायर को ब्रीच कर दिया और सेलर बायर को कह रहा भाई अपने पैसे ले ले, बायर के हो सकता है दिल पे लग गई बात, बायर बोल रहा कि, या कोई सिचुएशन ही ऐसी थी, मान लो प्रोडक्ट दुनिया का लास्ट प्रोडक्ट था जिसको बेचने के लिए एग्रीमेंट हुआ, अब वो कह रहा है भाई पैसे ले ले, ना भाई अब तो मुझे यही चाहिए, सूट फॉर स्पेसिफिक, ठीक है। तो देखो ये चीज होती है किसी एंटिक चीजों में, या एग्जाम्पल भी देखो ऐसी कुछ होगा, ए एग्रीड टू सेल अ रेयर पेंटिंग ऑफ मुगल पीरियड टू, मुगलों के जमाने का, बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी ए रिफ्यूज टू सेल द सेम। अब बी ने जो है वो अपने खानदान में सबको बता दिया था कि अकबर स्वयं आएंगे थोड़े दिनों में, अभी मुगलों की पेंटिंग आ रही है। अब बी ने अपने पूरे घर भर में बता दिया, तो उससे क्या हुआ होगा। अच्छा एक बार बताओ, पेंटिंग वगैरह जो लोग खरीदते हैं, क्या लगता है आपको वो क्यों खरीदते हैं, स्टेटस के लिए या जरूरत है, खाएंगे स्टेटस। लोगों के घरों में देखना पेंटिंग वेंटिंग उनके घरों में होती है जो बेसिक नेसेसिटीज से बहुत ऊपर आ चुके हैं। अब जिनके घर में आटा चावल के पैसे नहीं है वो क्या पेंटिंग लगाएंगे अपने घर में, समझ रहे हो। तो घर को पेंटिंग से सजाना ये सब स्टेटस वालों का काम होता है, अमीर लोग। अब एक अमीर बंदे ने पेंटिंग लेने का, मुगलों के जमाने की पेंटिंग, क्या लगता है 100 रुपए की होगी, लाखों करोड़ों में होगी। तो भाई डन हो गई बात, ओके। तो उस पर्सन ने पार्टी रख दी अपने घर में। अच्छा ये लोग पार्टी रखते हैं, पेंटिंग आने की पार्टी, हाँ मैंने खुद 2-3 अटेंड की हुई है। वो पेंटिंग को मैंने 2.5 घंटे देखा उनके घर में जाके, मेरे को आज तक पल्ले नहीं पड़ा है क्या था। बुलाया था एक ग्रेटर कैलाश में, एक किसी फैमिली ने एक पेंटिंग ली, वो कुछ 25 लाख रुपए की पेंटिंग थी, डिनर पे बुलाया। मैंने क्या करा, मैसेज नहीं पढ़ा था उनका, नहीं जाता नहीं सालों के घर से, उन्होंने डिनर है मैं चला गया भाई। खा तो लिया, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई मर गया है कोई या किसी का जन्मदिन है, मतलब उसके हिसाब से मेरी स्माइली या फेस ऐसा या ऐसा करना है तो मुझे बता तो दो। कह रहे कि आपको पता नहीं हमने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया।
अगर मुझे बुला के तो तुमने पक्का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ही किया है, लेकिन इसके अलावा कुछ नया बोलो। उन्होंने कहा हमने ये पेंटिंग ली। मैं कहा है? मैं कहा अच्छा। अब मैं गया, मैंने कहा चल भाई पेंटिंग में भी कुछ होगा, एमएफ हुसैन वगैरह से ली होगी। वहां गया, मैंने उसको 2-2.5 घंटे तक पेंटिंग को देखा। एक कबूतर बैठा हुआ था किसी कोने पर। मैं कहा ये क्या कर रहा है? उन्होंने बोला यही तो पता लगाना है, इसीलिए खरीदी, इसलिए पार्टी भी रखी है ताकि लोग थोड़े सुझाव दे सके। मैंने भी देखा उसको बहुत देर तक, पता नहीं मेरे को बहुत सारे ख्याल है, मैं कबूतरी ढूंढ रहा है या अगले जन्म के बारे में सोच रहा है क्या बनूंगा, मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ा। उनके यहाँ पार्टी होती है। डन, समझ रहे हो? अब मान लो पेंटिंग की मतलब फिक्स हो गई बात, ठीक है, ये डिलीवरी होनी है पेंटिंग की 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त की शाम की पार्टी रख दी उन लोगों ने, लोग आएंगे। लोग तो आगे, पेंटिंग नहीं आई। तो लोग बड़ी बेइज्जती करते हैं, ऐसे तो हंस के जाते हैं और बिल्कुल सूखी वाली स्माइल करते हैं। ऐसी स्माइल की क्या ही बताए, अभी नहीं कर सकता मैं। ठीक है, डन। तो अब ऐसी सिचुएशन में उसको गुस्सा आएगा नहीं आएगा जिसने पार्टी, वो बात ढक भी रहा होगा लेकिन बात ढकेगी नहीं क्योंकि बाकी के लोग कर लेंगे। मुगलों की पेंटिंग आ रही थी, या वो वाला मुगल अकबर। अकबर तो मेरे घर पे आ चुका है, तुम्हारे घर पे आता कैसे, वो अलग ही बात करते हैं। ठीक है, उसकी होगी बेइज्जती। अब उसका मूड खराब हो गया, तो साले पेंटिंग तो अब यही चाहिए तेरे से, डैमेज नहीं चाहिए, मेरे को मुगल वाली पेंटिंग ही चाहिए अब। समझ गए? वो अगर बगर का वो सब कोड देखेगा अब, मैं तो यहीं तक आंसर देना था। ठीक है, डन। अब डिस्ट्रॉयड कैसे हुई है, नेचुरल इवेंट से हुई है या तू उस पे बैठ गया था पेंटिंग पे, है ना? वो भी मैटर करता है। चलो भाई, तीसरा है suit for breach of, where there is a breach of warranty on the part of the seller or where the buyer elect to treat breach of condition as breach of। कई बार बायर ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट कर देता है, मतलब मेरे पास अधिकार 4 है लेकिन यूज एक करूंगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, as a breach of warranty the buyer is not entitled to reject the goods only on the basis of such breach of warranty, but he may set up against the seller the breach of warranty in diminution or extinction of the, or sue the seller for damage for breach of। चौथा है रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर, मतलब वो एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी क्या होता है, कैंसिल करना। रेपुटेशन मतलब कैंसिल करना। पांचवा सूट फॉर, देखो एग्जांपल है, इन केस ऑफ सेल ऑफ सिगरेट्स विच टर्न आउट टू बी माइल्ड्यूड एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन डैमेज वर अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द प्राइस। In the case of absence of transfer of title or registration, the purchaser cannot claim damage for breach of condition and warranty relating to sale। डन है? तो ये हमारा अनपेड सेलर हुआ। आपको ये पूरी हेडिंग्स पांचों की पांच याद रखनी है। ठीक है भाई, आ गया समझ? अब मैं आपको बता रहा हूं ऑक्शन सेल। एक काम करता हूं, ऑक्शन सेल को पहले तो इस जगह पे, एक जगह पे छोटे छोटे पॉइंट लिखता हूं, नोट मत करना। सबसे पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्शन सेल? ऑक्शन सेल का मतलब होता है नीलामी। अब पता क्या होता है, बहुत सारी चीजें बिकती नहीं है, नीलाम होती है। जैसे मैं एम एस धोनी हूं, मैंने एक क्रिकेट बैट 2011 के क्रिकेट बैट से जिससे सिक्स मारा था एंड की बॉल पे, वो मेरा बैट है। तो आज मैंने वो बैट को बेचने की सोची नीलामी के द्वारा। नीलामी मतलब क्या होता है, ऑक्शन होगा, मतलब उस बैट यानी बल्ले पर बोली लगेगी और भारत के बहुत सारे पागल एक जगह, सॉरी, बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे होंगे। ठीक है, उन सभी को क्या बोला जाता है, बिडर।
ठीक है, अब सुनना क्या हुआ। अब मैं पूरी कहानी बता रहा हूं, इसकी शुरुआत से एंड तक क्या क्या हो सकता है। MS धोनी किसी फाउंडेशन को, मान लो बीइंग ह्यूमन को, बीइंग ह्यूमन सुना है, सलमान खान का जो चैरिटेबल फाउंडेशन है, मान लो MS धोनी, सलमान खान ने एक बार अंबानी की शादी में अभी गए थे थोड़े दिन पहले, दोनों मिले, तो सलमान ने धोनी को ऐसे ही बोल दिया कि माई भाई इतना कमाते हो, माई भाई तो नहीं बोला होगा, धोनी तू इतना कमाता है भाई, कुछ हमारे फाउंडेशन में भी दे दे, हमें लोगों की मदद करनी है। तो धोनी ने बोला 10 करोड़ के आसपास मैं अपनी तरफ से दूंगा। ठीक है, डन है। अब MS धोनी चाहे तो अपनी जेब से 10 करोड़ एक सेकंड में दे सकता है, लेकिन इनने कहा कि 10 करोड़ मैं ऐसे नहीं देता। अब MS धोनी ने बोला कि 10 करोड़ का मैं वादा करके आया हूं, कैसे दूं। तो MS धोनी ने अनाउंसमेंट करवाई कि मेरा 2011 वाला जो वर्ल्ड कप का मैच फाइनल का था उसका बैट, और जितने IPL जीते उसमें जो 6 मारे उनके बैट, और मेरे चैंपियंस ट्रॉफी का ग्लव्स, ये सब मैं क्या करूंगा, ऑक्शन करूंगा, और वहां से जो पैसा आएगा वो पूरा पैसा उठा के क्या कर दूंगा, बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन को दे दूंगा। तो MS धोनी नीलामी के लिए सबसे पहले क्या करेगा, पहले एक इनविटेशन देगा, याद है, ऑक्शन सेल इज इनविटेशन टू ऑफर। अखबार में एक एडवर्टीजमेंट दी गई या किसी मैगजीन में कि भाई किसी एक पर्टिकुलर तारीख को, आज क्या डेट है, चलो वैसे ही पकड़ लो, आज 22 तारीख है, तो नीलामी की डेट रखी गई 14 जून। क्या डेट रखी गई, वो क्या हो गया, अब तोड़ दूं बेटा, इसका तो छोड़ो, तुझे एक दिन जरूर तोड़ूंगा। चल जा चल जा। 14 जून को नीलामी के लिए एडवर्टीजमेंट की गई कि इस डेट में नीलामी करी जाएगी। तो MS धोनी ने सबको क्या करा, इनवाइट करा। डन है यहां तक। अब 14 जून को नीलामी में जितने भी बैट पर बोली लगाने वाले लोग थे वो सब आ गए, उन सबको बोलेंगे क्या, बिडर। अब भाई साहब नीलामी होगी, कहीं आपस में झगड़ा वगड़ा ना हो जाए, तो कोई बंदा तो चाहिए ना जो पूरी नीलामी को कंडक्ट करे, एजेंट। तो उसको बोलते हैं ऑक्शनीर। क्या कहते हैं, तो वो एजेंट आता है, वो एजेंट क्या करेगा, वो जैसे मान लो यहाँ बैट का डिस्प्ले लगा देगा, फिर वो एक हाथ में हथौड़ा होता है, फिर वो बोली लगती है भाई MS धोनी का ये बैट है, एक बेस प्राइस जरूर रखेंगे उस बल्ले का, जिसको आप बोलते हो रिजर्व प्राइस। डन, यहां तक कोई दिक्कत, बेटे पेपर में आता है ये क्वेश्चन, सीरियस रहना, पूरा आएगा, एज इट इज नंबर मिलेंगे। बेस प्राइस या कोई रिजर्व प्राइस, तो इसका कोई रिजर्व प्राइस होगा, मान लो क्योंकि धोनी का बैट है तो अच्छा खासा रखते हैं 10 लाख रुपए, दीपक पाठक का होता तो 320 रुपए। ये भी कोई बोली नहीं लगाता वो भी बिना बोली लगाए चले जाते सारे। ठीक है, अब आ जाओ, तो धोनी का बल्ला है तो भाई थोड़ा खास का बल्ला है, 10 लाख रुपए। हमारी लॉ के कोई 5,000 से ज्यादा नहीं देता जिसमें पूरी जिंदगी कुर्बान कर रखी है हमने, है ना। तो माई भाई के बैठ के 10 लाख रुपए की बोली शुरू हुई। तो ये पैसे जो, ये बैट जो है वो किसको मिलेगा, जो हाईएस्ट बिडर होगा। तो 10 लाख तो किसी
ने कोई आया कोई बड़ा कॉर्पोरेट कह रहा 20 लाख, फिर बाद में 20 लाख एक, 20 लाख दो, इतने पीछे से आवाज आ गई 40 लाख, तेरा फोन तोड़ दूंगा मैं। तू ना हाथ भी ऊपर ही रखा कर अपने, तेरे पे पूरा शक रहता है मुझे। 40 लाख एक, 40 लाख दो, इतने में 60 लाख कहां से लाओगे? 60 लाख, समझ रहे हो? चलो ये बोली पहुंची 2 करोड़ रुपए तक, बोली पहुंची। अब 2 करोड़ एक, 2 करोड़ दो, 2 करोड़ तीन, तो क्या हुआ वो? एक, दो, तीन, यानी कि ऑक्शन सेल कंप्लीट होती है फॉल ऑफ हैमर से, या कोई और कस्टमरी मैनर होता है, कोई और परंपरा होती है। जैसे पुराने जमाने में ऑक्शन खत्म होती थी, जैसे किसी डॉन की ऑक्शन है तो वो अपनी पिस्टल से गोली मार देता था अपने किसी बंदे को, तो गोली मारने का मतलब ऑक्शन सेल खत्म या शुरू। अब भाई डॉन है तो डॉन कोई उल्टा ही काम करेंगे। देखना कभी बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों के अंदर, देखी है तुमने? तो पुरानी फिल्मों के अंदर कोई भी लड़ाई चल रही है दो बंदों के बीच में और राजा साहब आ रहे हैं लड़ाई को देखने के लिए, तो राजा की परमिशन के बिना वो लड़ाई नहीं चल सकती। तो राजा क्या करता है? अपनी किसी रानी को फेंक देता बाहर, मतलब वो एक इशारा है दैट लड़ाई स्टार्ट। या मान लो मैं गब्बर सिंह का छोटा भाई हूं, छोटा डॉन, तो मैं क्या करूंगा? जेब से पिस्टल निकाल के अपने किसी भाई को मार दूंगा, साथी को, तो मतलब ऑक्शन सेल स्टार्ट। एक कोई परंपरा होती है, देखा होगा तुमने, हॉर्स रेस में गोली मारते हैं, या कोई WWE में वो रुमाल नीचे फेंकते हैं, देखा है तुम लोगों ने? यस, जनरली फॉलो हैमर होता है, या कोई और परंपरा है तो वो परंपरा भी चला दो, कोई बात नहीं। ठीक है जी, ओके, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। बॉलीवुड की फिल्मों में बड़ा खतरनाक सीन होता है, बताया मैंने पहले कभी? नहीं बताया? पुरानी फिल्मों में बहुत ही खतरनाक, बॉलीवुड की फिल्में क्या तगड़ी स्टोरी बेस्ड बनती है, ये समझ में नहीं आता। पहले की फिल्में, वो क्या होता है कि एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है, और उसका एक बच्चा होता है 2 साल का। वाइफ जो है वो मटर छील रही होती है झूले पर, तुम ये मत बोलना शोले, मुझे पता था तुम यही बोलोगे, अभी मैं इसको चेंज करूंगा। अब डॉन आया, डॉन ने क्या करा? पहले पति को मार दिया, फिर डॉन ने बच्चे को मार दिया, नहीं वाइफ को मार दिया। बच्चा जो है वो पर्दे के पीछे एक छोटा सा छेद है, इतना सा, उस छेद से बस उस डॉन का जूता दिखा। अब वो बच्चा अपनी पूरी जिंदगी उस डॉन को ढूंढेगा उस जूते के दम पे, और 25 साल बाद वो डॉन उसी जूते को पहनते हुए उस बच्चे के सामने आ गया, और फिर वो बच्चा उससे बदला लेगा। अब यही तो टेंशन है ना, जूता घिसा नहीं, है ना? और मिथुन की फिल्मों में मेरे बाप का कातिल तू, ठीक है। अब वो फिर बॉलीवुड की फिल्म वहां पर दी एंड, ठीक है। पुराने जमाने में ऐसी होता था। चल भाई वापस आ जाए, तो MS धोनी भाई का ये ऑक्शन चल रहा है, मैंने कई सारी चीजें बताई हैं। एक तो बिडर होता है, बिडर आप लोग, एक ऑक्शनर एजेंट जैसे मैं बैठा हूं, ऑक्शन सेल कंप्लीट होगी, फॉल ऑफ हैमर एक, दो, तीन। अच्छा, तीन पूरा होने से पहले मान लो ऑक्शनर का मूड खराब हो गया, बोलता है निकलो यहां से, ऑक्शन बंद, कुछ कर लोगे? क्योंकि तुम लोगों ने अभी कोई एक्सेप्टेंस दी नहीं, तुम ऑफर दे रहे हो, हमने मना कर दिया, जाओ तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, निकलो, धोनी का बैट तुम्हारे पास नहीं हो सकता, धोनी की बेइज्जती है इसमें, कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ऑक्शन सेल के लिए जब बुलाया था हमने तो वो इनविटेशन टू ऑफर था। ऑल वेल जी। अब एक दो बातें और ये जो अब मैं बताने जा रहा हूं, ये इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों का फॉल्स ईगो है, बहुत सारे लोगों का फॉल्स एटीट्यूड है, और इसी के बेस पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा झगड़े और लड़ाइयां होती है, और इसी के बेस पर सारी दुनिया जो है वो बर्बाद है, मैक्सिमम लोग। अब देखो क्या हुआ, धोनी का ऐड नहीं है ये, धोनी ऐसे काम नहीं करेगा। कोई एक मिस्टर एक्स ने, या छोड़ो मैंने,
मैं अपने ऊपर ले लेता हूं ये सारी कमी। मैंने क्या करा, मैंने मान लो एक ऑक्शन बुलाई किसी एक घर का, घर तो छोड़ो इमूवेबल है, एयर कंडीशन का ऑक्शन मैंने बुलाया। डन। तो तुम लोग आए ऑक्शन के अंदर, तो ऑक्शन स्टार्ट करी 50,000 रुपए से। तो एसी है तो कोई इससे ज्यादा कीमत देगा नहीं। एक ने बोल दिया 55,000। अब मैं बोलूं 55,001, 55,002, तो मेरी ख्याल से तीन भी यही बोलना पड़ेगा, बात खत्म हो जाएगी। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने उसी ऑक्शन सेल के अंदर में पहले तो 4 सुंदर सुंदर लड़कियां और 4 सुंदर सुंदर लड़के बैठाए। सुनते रहना अभी बात। तो जिसने 55,000 बोला, अब बात तो आगे बढ़ेगी नहीं, वो था मेल। तो मेरे द्वारा बैठाई हुई फीमेल सीधा बोली लगाती है 70,000 की और उसको देखती है, तू खरीदेगा? यू आर नॉट केपेबल टू बाय दिस प्रोडक्ट। अब तो इसका मूड खराब। अब बोलेगा 1 लाख। फिर दूसरी लड़की ने बोला 2 लाख। यू आर नॉट एलिजिबल। उसका बंदे का मूड खराब, कहता अब तो बात, मैंने क्या बोला, इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईगो प्रॉब्लम। और मैंने एक शब्द इससे आगे लगाया था, फॉल्स ईगो। उसने कहा 5 लाख। तीसरी वाली लड़की आ गई 10 लाख। फिर उसको 2 बार देखा, दैट्स इट। उसका फिर गुस्सा, घर पे फोन कर दिया, मकान बेचो आ रहा हूं। ठीक है। 15 लाख। बस काम हो गया, चारों लड़की चली गई। ठीक है। और एयर कंडीशन कितने में बिका? क्या ऐसा हो नहीं सकता? हजारों बार हुआ होगा। हाँ, मैंने लड़कियों को बिठाया, वो लोग कुछ और कर देते होंगे। कुछ आ रहा है समझ में? देखो दुनिया में अगर कभी भी, मैं कभी इस चीज को यूज नहीं करता हूं, लेकिन नॉर्मल जो लोग हैं ना, वो आपस में सबसे ज्यादा किसी का फायदा उठाते हैं, लड़ाई झगड़ा, तो वो फायदा उठाते हैं किसी सामने वाले की फॉल्स ईगो का। और जो आदमी मरता है वो फॉल्स ईगो में मरता है। अगर इसका किसी आदमी में ईगो ना होना, वो कभी भी किसी के अंदर फंसेगा नहीं। ठीक है, वो एक नॉर्मल ज्ञान की बात थी। अब उसी बात को यहां लेकर आते हैं। तो क्या ये गलत काम नहीं कर रहा मैं? इसको वॉइडेबल नहीं बोल सकते, फ्रॉड नहीं कर रहा हूं मैं। इसको कहते हैं प्रीटेंडेड बिडिंग, पुशिंग प्राइस अपर साइड, ये वॉइडेबल है। ऑल वेल, मुझे लगता है पूरा ऑप्शन सेल बता दिया तुम्हें मैंने, पहले नोट से फिर बुक से। यूनिट 4 सोगा नोट्स। चलो जी, सब सुनना, 10 मिनट में यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नया चैप्टर आज शुरू नहीं करते, अगली क्लास में शुरू करेंगे। नेगोशिएबल ही करवाऊं? तो पार्टनरशिप में आएगा या नहीं? सर अभी काउंसलिंग पार्टनरशिप स्टार्ट हो गया, दोनों मैच हो जाएंगे। सब आना क्लास में, फिर तय करते हैं क्या करेंगे स्टार्ट। ऑक्शन सेल बेटे वो भी होगा, पेपर परसों थोड़ी है। ये भी बात सही बोली। चलो डन करते हैं, नेगोशिएबल करते हैं स्टार्ट। ठीक है, एक भी बच्चा छुट्टी मत करना नेगोशिएबल में, और जिन्होंने पहले किया हुआ है वो जरूर आना, क्योंकि मैं डिफरेंस क्रिएट करूंगा जरूर, और कुछ नया बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो जितने बच्चे बैठे हो सबके सब नेगोशिएबल में, एक भी बच्चा लेट मत होना, छुट्टी मत करना, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो ऑक्शन सेल, सबसे पहला मीनिंग, इट इज अ मेथड ऑफ पब्लिक सेल इन विच पब्लिक इनवाइटेड बाय, वो कौन होता है ऑक्शनियर? फॉर मेकिंग बिड द गुड्स इज सोल्ड टू, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको गुड्स दे दिया जाएगा। ऑक्शन सेल के रूल्स क्या है? इफ गुड्स आर केप्ट एट सेपरेटेड लॉट देन देयर मस्ट बी सेपरेट ऑक्शन सेल। याद रखना,
अगर सारे गुड्स सेपरेटेड लॉट में है तो सेपरेट ऑक्शन होगी। ऑक्शन सेल इज कंप्लीटेड ऑन फॉल ऑफ हैमर और एनी अदर कस्टमरी मैनर। हर ऑक्शन सेल का एक रिजर्व और अपसेट प्राइस होगा। ये अपसेट वो नहीं है जो तुम रहते हो हमेशा, ठीक है, अपसेट नीचे से ऊपर। इट इज अ मिनिमम प्राइस बिलो विच बिड विल बी इनवैलिड। इफ ऑक्शनियर रॉन्गली फेल द हैमर देन ऑक्शन सेल विल हैव नो इफेक्ट। मान लो गलती से हथौड़ा वो हो गया तो ऑक्शन सेल का कोई भी इफेक्ट। अगला कह रहा है विड्रॉवल ऑफ ऑक्शन सेल। सर ऑक्शन सेल विड्रॉ कर ली जाएगी। एक ऑक्शनियर कभी भी ऑक्शन सेल विड्रॉ कर सकता है एक्सेप्टेंस होने से पहले। मतलब हथौड़ा तीसरी बार करने से पहले जब मर्जी, जब मेरा मन करेगा मैं बोल दूंगा जाओ, क्योंकि मैंने आपको ऑफर दिया ही नहीं। मैंने क्या दिया? मैंने दिया इनविटेशन टू ऑफर। ऑल वेल। तो द ऑक्शनियर कैन विड्रॉ द ऑक्शन सेल बिफोर द फॉल ऑफ हैमर। द बिडर कैन नॉट आस्क फॉर। द ऑक्शनियर कैन अपॉइंट ओनली वन बिडर, जिसका नाम डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मैं अपने बंदे बीच में नहीं बिठा सकता। एक गुड्स है तो एक ही बिडर, पर चला मैंने एक गुड्स के 10 बिडर बिठा दिए, तो बताओ धोखा नहीं हो रहा बाकी के लोगों के साथ? इसीलिए बिडिंग में बहुत सोच समझ के बोली लगानी चाहिए, ठीक है। एक बुरी सी गाड़ी थी, 35,000 रुपए की उसकी बोली बोली वो नहीं थी प्राइस, वो 2 लाख रुपए में बेची थी बिडिंग में। वो पुरानी गाड़ियां नहीं होती जो उठा के लेके आते हैं, वहां बोली लगती है गाड़ियों की। फरीदाबाद में कोई, मैं जगह का नाम भूल गया, ऑफलाइन भी होता है ऑप्शन, अभी होने लग गया ऑनलाइन। तो मैं ऑप्शन में गया था, 35,000 40,000 रुपए की गाड़ी नहीं थी वो। कोई जोश में था बंदा बैठा हुआ, 3-4 अपने ही लोग थे उनके, 2 लाख में गाड़ी छीप दी उसको। उसको पता भी नहीं लगा कई दिनों तक तो बंदे को। तो ऑक्शन सेल में बहुत सोच समझ के। इफ ऑक्शनियर यूज प्रिटेंडेड बिडिंग देन इट इज कॉल्ड। प्रिटेंडेड बिडिंग मतलब होता है आर्टिफिशियल पुशिंग द प्राइस अपर साइड। ऑल वेल, ठीक है, बुक पे आ जाओ। ऑक्शन सेल तो बहुत प्यार से पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना। An auction sale is a mode of selling property by inviting bids publicly and the property is sold to the highest। किसको सोल्ड करेंगे? An auctioneer is an agent governed by the law of। एजेंट होता है तो वो यूनिट नंबर 9 पता है, ऑक्शन सेल, वो एजेंट ही तो करता है। When he sells, he is only the agent of the seller. He is not the owner. He may, however, sell his own property as the principal and need not disclose the fact that he is so selling। हाँ, वो उसी बीच में अपनी प्रॉपर्टी भी बेच सकता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है कुछ। लीगल रूल्स क्या है? सेक्शन 64 है, वेयर गुड्स आर सोल्ड इन लॉट। अगर गुड्स लॉट में होगा तो ईच लॉट इज प्राइमा फेसी डीम्स टू बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अलग अलग लॉट है तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल कब कंप्लीट होगी? फॉल ऑफ या कोई और परंपरा? ऑल वेल। राइट टू बिड मे बी रिजर्व। जो बिडिंग का राइट है ना वो रिजर्व रख सकता है ऑक्शनियर। कह रहा है राइट टू बिड मे बी रिजर्व एक्सप्रेसली बाय ऑन और बिहाफ ऑफ द सेलर एंड वेयर सच राइट इज एक्सप्रेसली रिजर्व बट नॉट अदरवाइज द सेलर और एनी वन पर्सन ऑन हिज बिहाफ मे बिड एट द। ठीक है। वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द, कह रहा है वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू ए राइट टू बिड ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द सेलर टू बिड हिमसेल्फ। देखो, सेलर पे राइट है, वो अपनी ही गुड्स की बिडिंग कर सकता है, खुद बोली लगा सकता है, लेकिन ये चीज बताई जाएगी। ठीक है। हुआ ऐसा है कि सेलर की कोई प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट बिकवा रही है, ओनर कौन है? सेलर खुद है। तो सेलर ना कहीं से जुगाड़ उगाड़ करके पैसे लाया, कह रहा है इस प्रॉपर्टी को मैं ही खरीदूंगा, मेरी है ना,
तो सेलर खुद बिडिंग लेकिन पहले बताएगा, डन है। लेकिन अगर नहीं बताएगा तो बिडिंग, सही है, समझ गए। और बिडिंग हो क्यों रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला। भाई रिजर्व प्राइस होता है और प्रीटेंडेड बिडिंग, प्रीटेंडेड बिडिंग इंक्लूड नहीं होती। प्रीटेंडेड बिडिंग आप नहीं कर सकते क्योंकि वॉइडेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है, डन है। चलो अगला टॉपिक है इंक्लूजन ऑफ और डिक्रीज टैक्सेस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। छोटी सी लाइन है, कह रहा वेयर आफ्टर ए कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड बट बिफोर इट हैज बीन परफॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट बन गया लेकिन परफॉर्मेंस अभी, टैक्स चेंज हो गया है। जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब टैक्स का रेट 12% था और परफॉर्मेंस के बाद वक्त कितना हो गया। Tax revision takes place where tax is being imposed, increased or decreased or remitted in respect of any goods without any stipulation to the payment of tax. The parties would become entitled to read just the price of the goods accordingly. सिर्फ प्राइस पे वो लोग बात करेंगे, प्राइस में उनको मिलना चाहिए, टैक्सेस ऊपर नीचे हो तो कोई फर्क। फॉलोइंग टैक्सेस आर अप्लाइड ऑन द सेल और परचेज ऑफ द गुड्स। देखो कोई भी गुड्स आप बेचो, टैक्स का रेट बढ़ता घटता रहता है, वो आपके हाथ में, आप बस अपने प्राइस की बात कर लेना। एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम और एक्साइज ऑफ द गुड्स, कस्टम लगता है इंपोर्ट पर, एक्साइज लगता है मैन्युफैक्चरिंग पर। तो जब भी मैं कोई सामान बेच रहा हूं तो कहीं से खरीद के लाया हूंगा, मैंने क्या दिया होगा, इंपोर्ट। और मैं आपको बेच रहा हूं, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग करी, तो मेरे पास कौन सा टैक्स लगा होगा, एक्साइज। एनी टैक्स ऑन द सेल और परचेज ऑफ द गुड, जीएसटी। The buyer would have to pay the increased price where the tax increase and may derive the benefit of reduction if tax are। अगर प्राइस बढ़ गया टैक्स बढ़ने के कारण तो बायर को पे करना पड़ेगा, और प्राइस कम हो गया टैक्स कम होने के कारण तो ये बेनिफिट किसको मिल जाएगा, बायर को ही मिल जाएगा। मतलब टैक्स बढ़ना और घटना दोनों फायदा नुकसान बायर का है। और वेल thus seller may add the increased taxes in the price. The effect of provision can however is excluded by an agreement to the contrary. It is open to the party to stipulate anything regard to taxation। मतलब ये तो जनरल कंसेप्ट है कि टैक्स बढ़ा तो बायर की जिम्मेदारी, कम हुआ तो बायर का फायदा। लेकिन अगर सेलर और बायर आपस में एग्रीमेंट कर कर कुछ और बात लिख रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं, तो वो वाली बात चलेगी। ज्यादातर सेलर पता क्या बोलते हैं, टैक्स बढ़ा तो मैं देख लूंगा, क्योंकि सेलर को पता है टैक्स बढ़ेगा ही नहीं, वो अपने बायर को खोना नहीं चाहते। सही है, तो ये हमारा हुआ क्या, चैप्टर। डन है बेटे। तो अनपेड सेलर, ऑक्शन सेल, ये वाली यूनिट कंप्लीट होती है। 248 हो गए। चलो नया चैप्टर नेगोशिएबल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगली क्लास में सब तैयार होके आना मस्त तरीके से, छुट्टी कोई नहीं करेगा। थैंक यू।